जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम हर रोज़ लेके आते हैं एक नई वीडियो जिसमें होती है एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी, एक नया ज्ञान। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की वैकेंसी निकली है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एनालिसिस है वो आप लोग के सामने हम लेके आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में जितनी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, जो जो आप फॉर्म भर रहे हैं, आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि लगभग लगभग आपके 75% जो हैं सिलेबस हैं सेम है। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में लेखपाल के निकली है, वर्कशॉप की वर्कशॉप वालों की एक वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट ऑपरेटर वालों की एक वैकेंसी निकली है, हेड ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है। बहुत सारी वैकेंसी इस वक्त उत्तर प्रदेश में आई हुई है और सबका सिलेबस में देखा जाए तो लगभग लगभग सेम ही है। लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है 10 to 20% का। तो आज हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं लेखपाल के क्वेश्चन पेपर के, जो 2015 में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि लेखपाल की तैयारी अच्छे ढंग से हो पाए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपका कोई नोटिफिकेशन छूटे ना। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो वैकेंसी निकली है उसके सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सिलेबस के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम क्या होगी। 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, 2 घंटे का जो है समय मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सामान्य हिंदी 25 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, गणित 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, सामान्य ज्ञान जो होंगे 25 नंबर के होंगे 25 क्वेश्चन, और ग्राम समाज एवं विकास यानी रूरल डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन होंगे वो भी 25 होंगे और 25 क्वेश्चन जो है इसके पूछे जाएंगे। तो ये है इसका रूपरेखा सिलेबस का। तो आप लोगों को मालूम हो, सामान्य हिंदी हिंदी का हम एक मॉक टेस्ट चलाने वाले हैं बहुत जल्द अपने इस यूट्यूब चैनल पे। 1 से 2 रोज के अंदर ये चालू हो जाएगा, उसको आप लोग देखिए, आपकी हिंदी की तैयारी पुख्ता हो जाएगी, काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाएगी अगर आप हमारे उस पूरे मॉक टेस्ट को देखते जा रहे हैं। अगर बात करें सामान्य ज्ञान सीरीज की, इसमें करंट अफेयर्स है और सारे जितने भी हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी इसकी भी सीरीज हम लोग एक चलाने वाले हैं बहुत जल्द अपने इस यूट्यूब चैनल पे। लेखपाल वालों के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर वालों के लिए, हेड ऑपरेटर वालों के लिए सबका कंबाइंड चलेगा। अगर आप वो पूरी की पूरी सीरीज देख लेते हैं तो मेरा गारंटी क्या है कि आप 18 से 20 क्वेश्चन एकदम से करेक्ट करके आएंगे, मेरा ये दावा है। अब बात करें गणित की, तो इसके भी सीरीज हम लोग चलाएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, हर एक जो सिलेबस है उसकी सीरीज हम आपके लिए चलाएंगे इसे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है एकदम पुख्ता हो, अच्छे ढंग से हो, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिले जिस क्वेश्चन की हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन पेपर, बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर है, मिला है मुझे। पहला क्वेश्चन है हिंदी का। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी के पहले क्वेश्चन में जो है, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। इस हिंदी के पहले क्वेश्चन, मात वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक, जो हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला है उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। उदय यानी सूर्य उदय होता है तो सूर्य अस्त भी होता है, इसका आंसर हो जाएगा अस्त।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका आभारी हूँ, ये नहीं है, ये भविष्य काल नहीं है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये पास्ट टेंस हो गया यानी भूतकाल हो गया। मैंने एक पेड़ काट लिया, मैंने एक पेड़ काट लिया, इसका मतलब काम हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पास्ट टेंस हो जाएगा। और मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा क्या? आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 से 5 जो लोकोक्तियों के मुहावरे का सही अर्थ सुनिए। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। सॉरी। जूते चाटना, जूते चाटने का मतलब किसी की चापलूसी करना, खुशामद करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माता जी को क्या है? माता जी को आशीर्वाद, प्रणाम, शुभाकांक्षा, शुभाकांक्षा और स्नेह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा माता जी को प्रणाम। माता जी को तो आप आशीर्वाद दे नहीं सकते हैं, स्नेह नहीं दे सकते, माता बेटे को स्नेह देती है। और शुभ आकांक्षा जो है वो भी आप नहीं है। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? आपके लिए क्या होगा? माता जी को प्रणाम, इसका आंसर होगा। सॉरी। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं? पहले से निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे पढ़िएगा ध्यान से, निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाता है? अतिथि। अतिथि देवो भव होता है, यानी अतिथि जिसके आने की कोई तिथि न हो, वही कहलाता है अतिथि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाचित शब्द बताइए। स्वच्छ का पर्यायवाचित शब्द क्या हो जाएगा? पंकिल नहीं होगा, नीरज ये भी नहीं होगा, नीरज ये भी नहीं होगा, निर्मल जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन में देखना है किस पार्ट में गलती है। इसमें क्या होगा? मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, ये भविष्य काल के बारे में बता रहा है। इसमें लगभग लगभग कोई भी त्रुटि नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपने अपने किताबें बस्ते डाल लो, अपने अपने किताबें, अपने अपने किताब को बस्ते में डाल लो, ऐसे होगा इसका आंसर। तो अपने अपने यहीं पे गलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी। प्रमत्त स्वेच्छाकारी ये अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं कि अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा शब्द अर्थ बताना है। ठीक है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? उन्मत्त। कनक धतूरा, कनक धतूरा का अगला शब्द, दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? प्रसाद नहीं होगा, आभूषण नहीं होगा, कसौटी नहीं होगा, होगा क्या? सोना। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद करें। रीति प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार और रीत प्लस अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा क्या? रीति अनुसार। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक महिला क्या थी? विद्वान थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी सी 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 दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। 14 नंबर क्वेश्चन है। एक सेकेंड, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। अब क्वेश्चन आ गया है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, इसमें सही शब्द बताना है। वह स्वप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह स्वप्रमाण सहित अपनी बात, स्वप्रमाण कुछ नहीं होता, स्वप्रमाण कुछ नहीं होता, वह प्रमाण, ये और ये दोनों में से कोई एक सही होगा, तो वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? सहचर, सहायक, सहृदय और सहकार।
तो किसी की सहायता करने वाला क्या होगा? सहायक। ठीक है। भला चाहने वाला, किसी का भला जो चाहने वाला है वो क्या कहलाता है? हितैषी। क्या कहलाएगा? हितैषी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन। अखिया हरि दर्शन की भूखी, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो उपयुक्त पंक्तियों में क्या है? अखिया हरि दर्शन की भूखी, यानी कि किसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, किसी के वियोग में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, अखिया हरि दर्शन की भूख, यानी आंख जो है टक टक लगाए हुए है कि कोई आएगा, यानी वियोग है कि बिछड़न की बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो विदुषी होगा। क्या होगा? विदुषी। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द क्या होगा? प्यास। तद्भव जो है प्यास होगा। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो इसमें का जो आंसर हो जाएगा वो होगा यमक। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू का चाकुएं नहीं होंगे, चाकुओं ये भी नहीं होगा, चाकुओं ये भी नहीं होगा। चाकू शब्द का जो बहुवचन होगा वो चाकू ही होगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में जो है द्विगु समास है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम तीखा नहीं है, अटारी ये भी नहीं है, गहरा ये भी नहीं है, निकृष्ट, निकृष्ट जो है तत्सम शब्द है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? मोटे अत्याधिक, यहाँ देखिए इसकी वर्तनी पूछी गई है। अत्याधिक, इसका जो वर्तनी हो जाएगा अत्यधिक। क्या होगा? अत्यधिक। चलिए हिंदी के 25 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की तरफ। मैथ के क्वेश्चन को हम लोग नहीं करने वाले हैं इसमें, क्योंकि मैथ के लिए थोड़ी सी जो हम देखें तो रिसोर्स की कमी है। वो बहुत जल्द पूरी हो जाने के बाद आपको मैथ के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग या एनालिसिस देंगे, और मैथ के क्वेश्चन की भी तैयारी कराएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए अगले कुछ सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा कौन सा? वो है जीके जीएस का सेक्शन है। उसके अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला, जो 51वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में ही देखिए। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गद्दर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना जो था, गद्दर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो ये है द्रव्य स्थानांतरण नहीं है, श्वसन नियंत्रण ये भी नहीं है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण ये हो सकता है, रक्त का पंपन ये भी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये होता है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का ही ये सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं। तो ये हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा के। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोज नहीं होगा, एस्पिरिन नहीं होगा, एम्बिपिसिलिन ये भी नहीं होगा, ये होगा वैलियम। ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कथकली और मोहिनी अट्टम जो है कथकली ये केरला के हैं। इसका आंसर हो जाएगा केरला। उड़ीसा का उड़िया, कर्नाटका का भारतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, कर्नाटका का होता है, शायद मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में बताइए, मेरे दिमाग में से भी मिसिंग है।
राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये NNPFC, यही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो ये थे के श्रीकांत, अभिमन्यु सिंह, समीर वर्मा और सानिया नेहवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? के श्रीकांत। आगे अगला क्वेश्चन है, कामबनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कामबनी, हेमवती और अमरावती जो है महानदी की नहीं है, कृष्णा की नहीं है, ये है कावेरी की, गोदावरी की भी नहीं है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो वो थी कस्तूरबा गांधी, नहीं उस टाइम नहीं थी। बीकाजी कामा, ये भी नहीं थी। सरोजनी नायडू, ये भी नहीं थी। ये जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी थी, अध्यक्षता कर चुकी हैं वहाँ के। अगले ये थी बेगम हजरत महल। ठीक है। समान प्रवस्था में कंपायमान माध्यम में के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? वो होती है वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए ब्लैंक्स मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। ये क्या कहलाता है? पूरा फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन रूरल एम्यूनिटीज करके इसका फुल फॉर्म होता है। देख लीजिएगा एक बार आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान और का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये हो जाएगा हमारा डायनेमो। विद्युत मोटर जो होता है, मोटर, ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन, ये वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा में, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो वो कौन सा स्थान है? भारत का स्थान जो है संसार में धान उत्पादन में दूसरा है। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? ये थे हमारे नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो वे थे जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? वो है केरल नहीं है, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एक और राज्य आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है, वो मैं मिस कर रहा हूं अभी। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? कौन जो नेता था इसके बारे में पूछा गया था अवध के, तो ये थे बाबा रामचंद्र। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष थे? तो वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे उस समय, उसके बारे में पूछा गया है, तो ये जिम योंग किम थे उस समय। मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम जो है फंजाई के उदाहरण है। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है? ड्राइवर रहित रेलगाड़ी जो है किस देश से प्राप्त हुई है? दक्षिण कोरिया से। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? पंचायती राज, इसके बारे में पूछा गया है, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? ये है 2.4। ठीक है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो वे थी तौशाली। ठीक है। अब ये हो गया हमारा जीके का क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग ने हिंदी के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास।
कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो वो है खड़ी बोली। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? तो वो शहर था कानपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कौन व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपया ब्लैंक से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा? तो वो है 32 रुपया। कितना? 32 रुपया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो वो है मुरादाबाद शहर में। अगला है उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश जो है 75 जिलों में उस समय विभाजित था। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की इकाई लागत ब्लैंक से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपको 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ब्लैंक्स सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्याओं का समाधान करने की पहल की है। तो वह है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है इलाहाबाद, ये सब कोई जानता है। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? विश्व का सबसे पुराना शहर जो है वो है वाराणसी, भारत में स्थित है, जिसको विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, कौन से जिले हैं? वो हैं आगरा और कानपुर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? वो है 75:25, यानी 75% जो है वो कौन देता है? केंद्र सरकार, और राज्य सरकार के साथ 25%, यानी 25% राज्य सरकार देती है। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड है गिरदावरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर। एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा कितना है? एक बिस्वा। एक बिस्वा 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये होता है 4840 वर्ग गज के। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अभी इसका नाम क्या रखा गया है? MG नरेगा। महात्मा गांधी नेशनल ऐसे करके MG नरेगा भी शुरू किया गया है। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो वो होने चाहिए 300। यही इसका उत्तर हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घरेलू व्यक्तिगत और सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में ये प्रोत्साहन दिया जाता है भट्टा का। 94 नंबर क्वेश्चन 94। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो ये है, कौन सी फसल है? गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है। 95 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये है 7 से 17। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भारत का राष्ट्रपति जो है करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत का राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 97। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 2। न्यूनतम कितनी बैठक? 2 होनी चाहिए ग्राम सभा की। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। 35 क्या होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। 18 साल वोट देने के लिए, और 25 साल जो होता है वो किसके लिए होता है? चुनाव लड़ने के लिए। कौन सा? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा?
21 वर्ष। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो वो है अर्धवार्षिक आवृत्ति पे किया जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, MGNREGA MG नरेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं के अंतर्गत सामग्री संघटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो निधिकरण का अनुपात क्या होता है? 75:25। ये थे हमारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर UPSSC लेखपाल के लिए पूछे गए थे। 2015 के क्वेश्चन है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है यूपी लेखपाल की अच्छी से हो सके तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका जो हिंदी और GK GS का क्वेश्चन है उसकी तैयारी पूरी की पूरी एकदम एग्जैक्ट वे में हो, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अगर मैं गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे इस चैनल पे उपलब्ध हिंदी और GK GS के सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल तक के लिए धन्यवाद आज इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर मैं आप सभी का सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।